हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो DRDO सेप्टेम 10 इससे संबंधित जो हमारे फिटर थ्योरी के जो MCQ क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, अब DRDO सेप्टेम 10 की क्लासें कंटिन्यू चैनल पर चलेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाएं। देखते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसमें जो MCQ क्वेश्चन रहेंगे फिटर थ्योरी के, तो फ्रेंड्स आपके जो DRDO के प्रीवियस ईयरों से क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से हमने ये PDF बनाया है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं DRDO। तो फ्रेंड्स, जो हमारा DRDO है, जो हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये हमारा 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, और इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत, जो हमारे समीर बी कामत DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और हमारा जो इससे पहले अध्यक्ष थे तो हमारा भी जी सतीश रेड्डी थे। तो फ्रेंड्स, जो जी सतीश रेड्डी थे उनको अब हमारे जो वैज्ञानिक रक्षा जो सलाहकार बना दिया गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सेप्टेम 10 निकाला है इन्होंने, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारा जो फिटर ट्रेड से 127 वैकेंसी है। अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो जो हमारी सेप्टेम 10 में है फ्रेंड्स 1901 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाएं। देखते हैं हम अपनी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिक पंच का कोण कितना होता है। तो जो हमारा प्रिक पंच होता है, तो प्रिक पंच का कोण बताना है कितना होता है, कितने एंगल का होता है प्रिक पंच। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रिक पंच होता है ये हमारा 30 डिग्री का होता है। इससे क्या होता है, प्रिक पंच से हमारी मार्किंग की जाती है। डॉट पंच का कोण कितना होता है फ्रेंड्स? तो डॉट पंच हमारा प्रिक पंच का 30 डिग्री, डॉट पंच का 60 डिग्री और सेंटर पंच का 90 डिग्री। तो यहाँ पर प्रिक पंच की कोण की बात की जाए तो 30 डिग्री और डॉट पंच का हमारा 60 डिग्री होता है और सेंटर पंच का 90 डिग्री कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्क्राइबर के पॉइंट की जो तेज धार वाले होते हैं, जिसके पॉइंट को कितने कोण में ग्राइंड किया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कितने कोण में उसको ग्राइंड किया जाता है। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारा स्क्राइबर के पॉइंट की धार को तेज करने के लिए पॉइंट को कितने कोण पर ग्राइंड किया जाता है, तो यहाँ पर स्क्राइबर को हमारा 12 से 15 डिग्री के कोण पर उसको क्या करते हैं, हम ग्राइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके साथ 2 सिरों वाला स्क्राइबर लगा रहता है। इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा और दूसरा सिरा हमारा किस कोण पर मुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्क्राइबर की बात की जाए तो फ्रेंड्स, हमारा स्क्राइबर होता है इस तरह का। तो यहाँ पर एक सिरा तो इसका सीधा होता है और एक सिरा हमारा क्या होता है, 90 डिग्री पर मुड़ा रहता है। कितनी डिग्री पर? तो 90 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑटोमेटिक पंच का कोण कितना होता है। तो वहाँ पर अभी हमने प्रिक पंच और डॉट पंच और सेंटर पंच की बात की थी, यहाँ पर ऑटोमेटिक पंच के बारे में पूछा गया है। तो वहाँ पर हमारा प्रिक पंच का 30 डिग्री था और डॉट पंच का 60 और सेंटर का हमारा 90। यहाँ पर ऑटोमेटिक पंच का कोण कितना होता है। तो ऑटोमेटिक पंच का कोण हमारा फ्रेंड्स या तो 60 होता है या 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पंच के पॉइंट की जो हार्डनेस होती है HRC, तो वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 55 से 49 SR, जो हमारा 49 नहीं 59, 55 से 59 HRC होती है, वो हमारी पंच की हार्डनेस होती है। और जो मैं 49 बोल रहा था तो 49 से 56
49 से 56 HRC हमारी क्या होती है, हैमर यानी हथौड़े की हार्डनेस होती है 49 से 56। और यहाँ पर पंच के पॉइंट की हार्डनेस पूछी गई है तो वो हमारी 55 से 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपर फेस की ऊंचाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम वर्कशॉप में कोई बेंच वाइस को फिट करते हैं तो उसके ऊपर फेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जब कारीगर की कोहनी के बराबर जब अपनी बाजू को मोड़कर उसकी उंगली को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो तो वहाँ पर हमारा बेंच वाइस का इतना लेवल होना चाहिए। अगर हम वैसी बात की जाए तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा कितना होता है 106 सेंटीमीटर। 106 सेंटीमीटर हमारी बेंच वाइस की हाइट होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेंच वाइस की हाइट कितनी होती है, तो 106 सेंटीमीटर। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कारीगर की जो कोहनी के बराबर जब वह अपनी बाजू को मोड़कर उंगली को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार और टेपर रहता है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें आसानी से हैंडल फिट करके बेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर बेज की बात की जाए तो जैसे हमारा ये हमारा जैसे कोई एक हैमर है, तो अगर यहाँ से हमारा फ्रेंड्स एक हैंडल लगा दिया जाता है तो यहाँ पर जो किनारों पर ढीला होता है तो यहाँ पर अलग से बेज लगा दी जाती है। तो उसको कहा जाता है, जो अंडाकार बना होता है जो भाग बच जाता है उसमें बेज लगा दी जाती है, इसलिए फिर हमारा हैंडल घूमता नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है? तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था कि हैमर के यानी हथौड़े की हार्डनेस होती है 49 से 56 HRC और वो वहाँ पर हमारी पंच की हार्डनेस थी वो 55 से 59 HRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विस्ट ड्रिल का हमारा शीर्ष कोण कितना होता है? तो जो हमारी ट्विस्ट ड्रिल होती है उसका शीर्ष कोण कितना होता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा 118 डिग्री ट्विस्ट ड्रिल का शीर्ष कोण होता है 118 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, तो जिनको कसने और ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर नट बोल्ट द्वारा जोड़े जाते हैं उनको कसने या ढीला करने के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? तो स्पैनर का यूज किया जाता है। स्पैनर को हम सीधी भाषा में क्या बोलते हैं? रिंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंच बोला जाता है। स्पैनर को ही हम रिंच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे के अंश 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो फ्रेंड्स वो हमारे कौन से होते हैं? सेट स्पैनर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्पैनर के मुँह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है और उसकी बनावट में दो जॉ होते हैं, जो एक फिक्स जॉ होता है और दूसरा हमारा मूवेबल जॉ होता है। तो उस वाले हम स्पैनर को क्या बोलते हैं जिसको घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो एडजस्टेबल स्पैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग करते समय छोटे छोटे पुर्जों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उस टूल का हमें नाम बताना है फ्रेंड्स कि जिसका हम यूज करते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे पुर्जों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा प्लायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स हमारा जो 1 माइक्रोन बराबर होता है ये हमारा होता है 1/1000 mm। माइक्रोन से हमें मिलीमीटर में बताना था, तो 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1/1000। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या निकल के आएगा? सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी निकल आएगा कि 0.001 mm। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्पैनर हमारा षटभुज आकार की छड़ से बनाया जाता है जिसका एक सिरा 90 डिग्री कोण पर मुड़ा होता है? तो फ्रेंड्स जो हमारा आपने इस तरह का एक वो देखा होगा आपने, जैसे इस तरह का होता है,
जो आपने इस तरह का एक स्पेनर देखा होगा, जिसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, जो 90 डिग्री के उसमें मुड़ा रहता है, तो फ्रेंड्स उसको हमारा क्या बोला जाता है, एलन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, उसको एलन की बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने पंच और हैमर इन दो की हार्डनेस के बारे में, तो हैमर की हमारी होती है 49 से 56 और हमारा पंच की होती है, पंच की हार्डनेस कितनी होती है फ्रेंड्स, तो पंच की होती है हमारी 55 से 59 HRC। तो यहाँ पर हमें चीजल की हार्डनेस के बारे में पूछा गया है कि चीजल की हार्डनेस कितनी होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर जिस किसी को भी पता तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं। चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर 53 से 59 HRC। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। कितनी, चीजल की हमारी 53 से 59, पंच की हमारे 55 से 59 और हैमर की हमारी 49 से 56 HRC। नेक्स्ट है कि हेक्सा ब्लेड प्रायः किससे बनाए जाते हैं। जो हमारे हेक्सा ब्लेड होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे किससे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हेक्सा ब्लेड की बात की जाए तो ये हमारा हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है और हाई स्पीड स्टील का भी और लो एलॉय स्टील का भी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी जो अभी चीजल की हार्डनेस थी, जो हमने चीजल की हार्डनेस पढ़ी है फ्रेंड्स, तो ये हमारी 53 से 59 और पंच की हमारी 55 से 59 और हैमर की हमारी कितनी थी 49 से 56 HRC तक। तो यहाँ पर हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जो हेक्सा ब्लेड होता है, तो यहाँ पर इसकी हमारी HRC होती है 58 से लेकर 65 तक। तो यहाँ पर इसके हमारे 58 से 65 के बीच में सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड के दांतों पर कौन कौन से रैक दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है, तो उसके दांतों पर पूछा गया है कि कौन कौन से रैक दिए जाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर 0 रैक भी दे सकते हैं हम उस पर, और पॉजिटिव रैक और नेगेटिव रैक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत चाल कितनी होनी चाहिए। जब हम फ्रेंड्स हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत चाल कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे हेक्सा की औसत चाल कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होनी चाहिए। तो हमारी हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत चाल कितनी होनी चाहिए, तो 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। नेक्स्ट है कि फाइल की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी फाइल की हार्डनेस के बारे में पूछा गया है। तो फाइल की हार्डनेस कितनी होती है फ्रेंड्स, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है। तो फाइल की हार्डनेस हमारी 60 से 64 होती है। और फ्रेंड्स हेक्सा की हमारी जो अभी आई थी हेक्सा, तो ये हमारी 58 से लेकर 65 तक होती है। और जो हमारी हैमर यानी हथौड़े हैमर की होती है 49 से 56 HRC और चीजल की हमारी होती है कितनी 55 से 59 HRC। नहीं, पंच की होती है 55 से 59 और हमारा जो हमारी चीजल होती है वो हमारी 53 से 59 HRC। नेक्स्ट दिया गया है कि फाइल के ओवरकट दांते कितनी डिग्री के कोण पर होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे फाइल में एक ओवरकट होता है और एक अपकट होता है। तो ओवरकट के बारे में बताना है कितना होता है। तो फाइल के हमारे ओवरकट दांते कितनी डिग्री के कोण पर कटे रहते हैं। फ्रेंड्स फाइल को ही हमारा क्या होता है, रेती बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेती। फाइल को ही रेती बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो हमारे ओवरकट दांते होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे 60 डिग्री पर कटे रहते हैं। ओवरकट दांते कितनी डिग्री पर कटे रहते हैं, 60 डिग्री पर।
और अगर अपकट की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये हमारे 75 से 80 डिग्री के बीच कटे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइल के स्ट्रोकों की प्रति मिनट संख्या औसतन कितनी होनी चाहिए। जब हम किसी भी जॉब की फाइलिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारे 1 मिनट में हमें कितने स्ट्रोक लगाने चाहिए, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा हेक्सा के स्ट्रोक थे वही हमारे फाइल के स्ट्रोक होते हैं। फाइल में हमारे 40 से 60 होता है और हेक्सा में हमारा 40 से 50 होता है। 40 से 50 स्ट्रोक जब हम हेक्साइंग से किसी की कटिंग करते हैं या फाइलिंग से हम जब किसी की स्मूथिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारी 40 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण कितना होता है। तो फ्रेंड्स ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का हमारा जो कोण होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारा होता है 121 डिग्री का। वहाँ पर हमारा जो हमारा अगर ट्विस्ट ड्रिल की बात की जाए तो फ्रेंड्स ट्विस्ट ड्रिल का हमारा 118 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है, 118 ट्विस्ट ड्रिल का होता है। और ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण हमारा 121 होता है। नेक्स्ट है साधारण कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है। तो जो हम साधारण कार्य करते हैं तो उनके लिए हमारा लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा 12 से 15 रखा जाता है। जो हमने अभी बताया था कि स्क्राइबर के पॉइंट का एंगल कितना रखा जाता है, तो वो भी हमारा 12 से 15। और साधारण कार्यों के लिए भी हमारा लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है। जैसे हमारा ये कोई जैसे हमारा एक छेनी हो गई, तो यहाँ पर जो हमारी ये वर्क पीस है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसी को ही हमारा लिप क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। और जो हमारा ये इस तरफ का जो एंगल होता है ये हमारा रैक एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस हाई स्पीड स्टील के लिए कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम संतोषजनक कटिंग के लिए हमारा जो होता है तो ड्रिल की हमें हार्डनेस बताना है, हाई स्पीड स्टील कितनी होनी चाहिए हार्डनेस, तो उसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो ये हमारी 62 से 65 HRC होनी चाहिए। जब हम किसी कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस जब हम कोई हाई स्पीड स्टील के लिए कितनी रखेंगे तो 62 से 65 HRC। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के लिए ओवर साइज कितना माना जाता है। जब हम कोई रीमर क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी यहाँ पर जैसे हमारा एक हॉल है तो उसमें चूड़ी बनाने के लिए तो हम रीमर का यूज करते हैं, तो रीमर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वो पूछा गया है कि जो हमारा रीमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के लिए ओवर साइज कितना माना जाता है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो 0.005 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मीडियम हार्ड धातुओं के लिए रैक एंगल कितना रखा जाता है। तो यहाँ पर कितना रखा जाता है फ्रेंड, 8 से 10 डिग्री। जो हमारी मीडियम हार्ड धातुओं के लिए रैक एंगल हमारा 8 से 10 डिग्री तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्क्रैपर का कटिंग एज बिना टेम्पर किए केवल हार्ड किया जाता है, तो वहाँ पर हमारी उसकी हार्डनेस कितनी होती है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्रैपर की हार्डनेस कितनी होती है। तो यहाँ पर हार्डनेस से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं देखने को। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो ये हमारी 56 से 64 HRC होती है। जो हमारे स्क्रैपर का कटिंग एज बना होता है तो उसको टेम्पर किए केवल हार्ड किया जाता है, जिसकी हार्डनेस होती है हमारी 56 से 64 HRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु का वह गुण जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूटे नहीं पाती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी धातु को खींचकर तार बनाते हैं तो हमारी तन्यता या डक्टिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी को ही हिंदी में बोलते हैं हम फ्रेंड्स तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए
तो वह उसे सहन कर लेती है और टूटने नहीं पाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे हमारा क्या कहा जाता है? तो ये हमारी होती है टफनेस। अगर धातु का वह गुण, तो धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए, ट्विस्ट का मतलब होता है घुमाया जाए, तो उसे सहन कर लेती है, टूटने नहीं पाती है, तो वो हमारी क्या होती है? टफनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम फ्रेंड्स स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसकी हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स स्टील में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो उतनी हार्ड होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18-8 स्टेनलेस स्टील, इसका हमारा अभिप्राय क्या है? तो फ्रेंड्स इसका अभिप्राय क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या होता है फ्रेंड्स कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स जो हमारा क्रोमियम होता है 18%, निकिल हमारा 8%। तो ये दिया गया है 18-8 स्टेनलेस स्टील का क्या अभिप्राय है? तो इसमें 18% क्रोमियम होता है और 8% निकल होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है इससे हमारे अस्पतालों के जो औजार बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में हमारा फ्रेंड्स जंग नहीं लगता है, संक्षारण रोधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जॉब बनाते समय माप को मापने और चेक करने के लिए लिया जाने वाला टूल्स कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स जॉब बनाते समय माप को मापने और चेक करने के लिए लिया जाने वाला टूल्स कौन सा है? तो यहाँ पर हम स्टील रूल का यूज करते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स? स्टील रूल। जी हमारा स्टील रूल भी हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हार्डनिंग की प्रक्रिया में धातु पर हार्डनेस का गुण क्या होता है? जो हमारी हार्डनिंग की प्रक्रिया में धातु पर हार्डनेस का गुण क्या होता है? तो उसको हम क्या करते हैं? बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेम्परिंग की प्रक्रिया में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कि टेम्परिंग की प्रक्रिया में किया जाता है। क्या किया जाता है? तो यहाँ इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा टेम्परिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो भंगुरता को कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। टेम्परिंग का उद्देश्य होता है फ्रेंड्स कि भंगुरता को कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंगल हीटिंग विधि में कार को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग कितना गर्म करना चाहिए? तो जो हमारा अपर क्रिटिकल जो हमारा टेम्परेचर होता है इससे हमें कितना गर्म करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक। जो अगर हमारा जो अपर क्रिटिकल तापमान कितना होता है? तो जो हमारा 723 होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमारे जो एक हीटिंग में अपर क्रिटिकल तापमान होता है, एक हमारा लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। तो लोअर होता है हमारा 723 और जो अपर क्रिटिकल तापमान होता है ये हमारा 800 होता है। पहले गलत बोल दिया था। तो अगर जो हमारा अपर क्रिटिकल तापमान होता है वो हमारा 800 डिग्री होता है, लोअर क्रिटिकल तापमान हमारा 723 होता है। तो अगर हमारा यहाँ पर बोला गया है कि सिंगल हीटिंग विधि में कार को अगर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग 30 से 50 तक अधिक गर्म करते हैं तो वहाँ पर हमारी सिंगल हीटिंग विधि होती है। नेक्स्ट है केस हार्डनिंग की एक विधि जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो जब हमारा जो केस हार्डनिंग विधि होती है फ्रेंड्स, ये केस हार्डनिंग हमेशा माइल्ड स्टील पर की जाती है। तो केस हार्डनिंग की एक विधि जिसमें लो कार्बन स्टील की सतह पर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स अगर हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसको हम कार्बोराइजिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टील पर जो हमारी स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं?
तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टील होता है उस पर ठंडी या गर्म हालत में कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके बाद जब हम उसको ठंडी अवस्था में लाने के लिए हम कौन सी क्रिया करते हैं, तो वहाँ पर हमारा नॉर्मलाइजिंग होता है। अगर हम किसी भी हमारी जो जॉब होती है अगर उसको हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो वो हमारी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील के पार्ट की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए किस प्रकार की क्रिया की जाती है। तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था कि अगर माइल्ड स्टील आ जाए तो माइल्ड स्टील पर हम क्या करते हैं, हमेशा केस हार्डनिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स इसका अगला पार्ट अगली क्लास हमारी कल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।